नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ब्रैकेट में लिखना एंजियोस्पर्म, इन ब्रैकेट राइट डाउन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन ब्रैकेट राइट डाउन एंजियोस्पर्म। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, the main plant body of angiosperm, the main plant body of angiosperm, the main plant body of angiosperm is sporophyte. The main plant body of angiosperm is sporophyte, that is 2n, that is 2n. The main plant body of angiosperm is sporophyte, that is 2n, and it is differentiated in root, stem and leaf. Root, stem and leaf. अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर हमको पढ़ना है इसमें हम कुछ प्लांट्स को लेकर चलेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव। उन प्लांट्स के नेम पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली वो नहीं पूछेगा कि किस फ्लावरिंग प्लांट में क्या प्लॉइडी पाई जाती है या क्या स्ट्रक्चर है। जो भी वॉट एवर इस चैप्टर के डाउट्स होंगे वो आपको एक प्लांट का नाम दे देंगे, और वो प्लांट जो मोस्टली इस चैप्टर में यूज किया जाता है दैट इज कैप्सेला। कौन सा प्लांट है? कैप्सेला बिलोंग करता है फैमिली क्रूसीफेरी से। क्रूसीफेरी फैमिली को हम ब्रेसिकेसी फैमिली भी कहते हैं। कौन सी फैमिली कहते हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली वो फैमिली है जिससे मस्टर्ड बिलोंग करता है। तो अगर एंजियोस्पर्म्स की हम बात करते हैं तो वहां पर जितने भी हम इवेंट्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो सब हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? कैप्सेला। क्लियर ये पॉइंट? जहां जहां पर जो जो एक्सेप्शंस होंगे, जिन जिन प्लांट्स के एक्सेप्शंस होंगे वो हम स्टडी करेंगे, बट जो भी यूजुअल थिंग्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो सब हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, in this chapter plant capsula ब्रैकेट में लिख लो फैमिली क्रूसीफेरी, प्लांट कैप्सेला इन ब्रैकेट राइट डाउन फैमिली क्रूसीफेरी is taken as a representative, is taken as a representative, is taken as a representative. अब देखो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, हमने एंजियोस्पर्म के ही रिप्रोडक्शन की बात क्यों की है यहाँ पर? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर, और फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन की मेन साइट होती है वो क्या होती है? फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? व्हाट इज फ्लावर? व्हाट इज फ्लावर? Define the term flower. What is flower? According to morphology, what is flower? Flower is defined as a modified shoot, modified stem. Yes or no? पढ़ा था हमने? क्या फायदा पढ़ने का? Flower is defined as a modified शूट, स्टेम से अराइज होता है। ओके,
फ्लावर इज द मेन साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम एक कंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं, अ कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। अ कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इज कॉल्ड, द यूनिट ऑफ कोरोला इज, then male sex organ that is known as androecium. Unit is known as stamen, and the female sex organ gynoecium. The unit is either carpel or, out of these 4 holes or 4 parts of a flower, these 2 do not involve in reproduction. They are called accessory organs, non-reproductive organs, secondary sex organs. Androecium and gynoecium involve in reproduction. That's why they are said to be reproductive organs. क्लियर ये पॉइंट? हमें इस चैप्टर में पहले बात करनी है स्टेमिन के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट कार्पेल और पिस्टल। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर इज द मेन साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। इन एंजियोस्पर्म flower is the main site of reproduction. Write down next point, a complete flower consists of 4 main parts. A complete flower consists of 4 main parts. Just write their names. अब देखो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट, दैट इज 2n या फिर डिप्लॉइड, 2n या फिर। अब जब प्लांट की जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉइड है, तो उसके रूट, स्टेम और लीफ कैसे होंगे? कैसे होंगे? स्टेम डिप्लॉइड है तो फ्लावर भी कैसा होगा? फ्लावर डिप्लॉइड है तो ये चारों पार्ट्स भी कैसे होंगे? क्लियर ये पॉइंट? ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, बट याद रखना कि अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर्स के नेम पढ़े, चाहे एंजियोस्पर्म हो, चाहे रूट, स्टेम, लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, आइदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ऑल स्ट्रक्चर्स आर डिप्लॉइड। ऑल स्ट्रक्चर्स आर क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। जब हम बात करते हैं स्टेमिन की, स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। एक ये लोब है, एक जस्ट इसके पीछे प्रेजेंट होगा। ठीक है, these 2 lobes are there, और यहां पर एक स्ट्रक्चर होगा स्टॉक। This structure is known as anther. क्या कहलाता है? This stalk is known as filament. What it called? जब एंड्रोशियम डिप्लॉइड है तो एंथर भी कैसा होगा? फिलामेंट भी कैसा होगा? फिलामेंट का ये एंड
फ्लावर के बेस से अटैच होता है, बेस ऑफ फ्लावर इज नोन एज थैलेमस, और नो receptacle, that is called base of flower is known as thalamus, और बेस ऑफ फ्लावर से फिलामेंट का जो ये पार्ट अटैच होता है, दिस एंड ऑफ फिलामेंट इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहलाता है? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो यहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं एंथर। इस एंथर में कितने लोब्स हैं? 2। हाउ मेनी लोब्स आर देयर? दिस कंडीशन इज नोन एज बाइलोब्ड कंडीशन। क्या कहलाती है? अब हम एक सिंगल लोब की बात कर रहे हैं। जब हम एक सिंगल लोब को देखते हैं तो दिस सिंगल लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ अ ग्रूव। एक पार्टीशन की हेल्प से ये एक सिंगल लोब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? देखो दिस वन इज अ सिंगल लोब, दिस लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय दिस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इन 2 पार्ट्स को हम नाम देते हैं थीका। क्या नाम देते हैं? एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायथिकस। क्या कहलाती है? क्लियर ये पॉइंट? तो स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एंथर, एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, that condition is known as, each lobe is divided into 2 parts, 2 compartments by the help of a longitudinal groove or partition. Those sac-like structures are known as, and this condition is known as. अब अगर हम इस एंथर लोब का ट्रांसवर्स सेक्शन लें, क्या लें? देखो ये एक एंथर लोब, ये उसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये पार्टीशन होगा। यस और नो? सेम लोब पीछे है, वो सेम लोब भी किसके थ्रू डिवाइडेड है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल। यहां पर भी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। मींस एक एंथर के दोनों लोब्स के अंदर टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 4। कितने हो गए? अगर हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व करें इन 4 स्ट्रक्चर्स को, ये एक लोब बाहर है, दूसरा लोब पीछे है, बीच में ये स्ट्रक्चर यहां पर कनेक्ट है। स्ट्रक्चर मींस क्या? फिलामेंट। अब हम इस स्ट्रक्चर को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो कैसा दिखेगा। लाइक दिस। यहां पर ये वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर ये वाला, दिस वन ऑन दिस साइड एंड दिस वन ऑन दिस साइड। दीज 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? यस और नो? देखो जैसे ये 2 मार्कर हैं, ये एक पूरा लोब है, एक लोब है ये, ठीक है? इसमें बीच में ग्रूव बना हुआ है, ठीक है? हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया इसका, तो हमने इसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल कट कर दिया। अब जब हमने हॉरिजॉन्टल कट कर दिया तो ये 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गए। अब ऐसा ही एक लोब पीछे प्रेजेंट है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली कट किया,
इसमें भी ट्रांसवर्स सेक्शन बन गया ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर। जब ये चारों ऐसे अरेंज हैं, जब हम इनको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देंगे, दो ऊपर और दो, तो ये वही स्ट्रक्चर है। क्लियर ये पॉइंट? ये सारे 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? देखो, दे आर नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहलाता है? इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम देते हैं? इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलिन सैक। क्या नाम देते हैं? जब एंथर, फ्लावर में एंथर डेवलप हो रहा होता है, इमैच्योर फॉर्म में होता है, तब नाम होता है। जब थोड़ा सा डेवलप हुआ तब नाम क्या होता है? और जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, जिसमें पॉलिन ग्रेन्स भरे होते हैं, तब हम उसको क्या नाम देते हैं? पॉलिन सैक। क्लियर? अच्छा, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया, ये किसका क्रॉस सेक्शन था? तो ये जो वॉल है, ये वॉल कहलाती है एंथर वॉल। क्या कहलाती है? एंथर वॉल के अंदर एक एंथर में कितने सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं? 4। और उन 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इन विच 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहलाता है? टेट्रा मीन्स, स्पोरेंजिएट मीन्स। क्लियर ये पॉइंट? तो जब हम बात करते हैं एक स्टैमेन की, वन स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी lobes? This condition is known as, this condition is known as, each lobe is divided into how many parts? These parts are known as, this condition is called, and when we perform transverse section of anther, anther means both lobes, we get 4 sac-like structures which are circular in outline and they are covered by a thick layer of, these sac-like structures are known as, or depends upon the maturation of anther, and this condition is called, लिखो हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, स्टैमिन इज द यूनिट ऑफ, स्टैमिन इज द यूनिट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंड्रोशियम। स्टैमिन इज द यूनिट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंड्रोशियम। Write down next point. Each stamen consists of 2 parts. Each stamen consists of 2 parts. First is anther. Second is filament. First is anther. Second is filament. Write down next point. In different plants, next line से लिखो, in different plants, length, size as well as shape of stamen vary. In different plants, length, size as well as shape of stamens vary. Write down next point. The proximal end of filament, the proximal end of filament is attached to, the proximal end of filament is attached to base of flower. The proximal end of filament is attached to base of flower, or base of flower is known as receptacle या
thalamus. Write down next point. Each anther consists of two lobes. Each anther consists of two lobes. Each anther consists of two lobes, and this condition is called bilobed. This condition is called bilobed condition. This condition is called bilobed condition. Write down next point. Each lobe of anther is divided into two compartments by the help of longitudinal groove. By the help of longitudinal groove and called theca. By the help of longitudinal groove and called theca. And this condition is known as diathecus. This condition is known as diathecus. Write down next point. When transverse section of anther is performed, then it represent four sac-like structures called microsporangia, or sporogenous tissue, or pollen sac. And this condition is called tetrasporangiate. This condition is called tetrasporangiate. पहले इसको बनाओ, then this and then this. Write down the next heading, structure of anther wall. Structure of anther wall. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं एंथर वॉल की, this one is a sac-like structure which is known as microsporangia. बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया की प्लॉइडी क्या होगी? अभी तक हमने जितने स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, ये सारे 2n थे. अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा कि मियोसिस हुआ है. समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि फ्लावरिंग प्लांट से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें यहीं पर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर एन है और कौन सा.
हम सब सीखेंगे, हम फिर भी गलत करके आएंगे, वो बात अलग है, बट अभी सीखना है, ठीक है ना। अभी तक सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, 2n। माइक्रोस्पोरेंजिया इज कवर्ड बाय एंथर वॉल। एंथर वॉल consists of the innermost layer known as tapetum। क्या कहलाती है? This tapetum layer is multinucleate। कैसी होती है? कहीं कहीं पर बाई न्यूक्लिएट भी लिखा होता है, बस ये याद रखना है कि सिंगल न्यूक्लियस नहीं होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, आइदर बाई न्यूक्लिएट और टैपेटम बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट होती है ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। ड्यू टू व्हाट इज एंडोमाइटोसिस? अंदर माइटोसिस, माइटोसिस सेल के अंदर ही होगी। जब मेटा फेज पर जाकर एना फेज पर जाकर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं ना, उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, तो एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 2। समझ में आई मेरी बात? टैपेटम, टैपेटम के चारों तरफ सेल्स की 2 to 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? These cells which are arranged in 2 to 3 layer, these cells are uninucleate and they are known as middle layer। क्या कहलाती है? मिडिल लेयर के चारों तरफ फर्दर एक सेल्स की लेयर होती है। इट ऑल्सो कंटेन यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। इस लेयर को हम नाम देते हैं एंडोथीशियम। क्या नाम देते हैं? मैंने इसीलिए प्लांट रिप्रोडक्शन बाद में स्टार्ट किया, नहीं तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी नहीं पढ़ पाते। इसके बाहर एक लेयर और होती है, बट जो ये लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, ये सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर में कॉमन होती है, सिर्फ दिस सिंगल लेयर। और ये तीनों लेयर हर स्पोरेंजिया की सेपरेट सेपरेट होती है। समझ में आई मेरी बात? मतलब कितनी टैपेटम लेयर होंगी? 4। क्या इसको भूल जाओगी? एक इस पे होगी 2, 3 एंड, और एपिडर्मिस की लेयर कितनी होंगी? 1। ये जो बाहर वाली लेयर है ना, दिस इज नोन एज, हमें पता ही नहीं था एपिडर्मिस इसको कहते हैं। ये कैसी होगी? सिंगल। तो 4 sac like structures are covered by single epidermis, 4 endothecium, 4 middle layers and 4, जिसमें से टैपेटम कैसी होती है? टैपेटम होती कैसी है? बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट। क्यों होती है? ड्यू टू टैपेटम का काम होता है यहां पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। टैपेटम्स आर इक्वल टू सर्टोली सेल्स। समझ में आई मेरी बात? दिस वन इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर वॉल, और ये डायग्राम आपका आता है बोर्ड एग्जाम में बनाने को, नहीं तो नीट में तो आएगा ही आएगा, नहीं तो पेपर में तो आएगा ही आएगा। पढ़ना है हमको, कुल मिलाकर ये है, बना लो इसको। हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वॉल। बच्चों लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, द वॉल ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ, द वॉल ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 different layers
different layers which are named as epidermis, comma endothecium, comma middle layer and tapetum, from outside to inside, write down next point. outer three layers perform two functions. First लिखो, they provide protection, and second is they help in dehiscence of anther. जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसकी रप्चरिंग में they help in dehiscence of anther to release pollen grains. Write down next point. Tapetum is the innermost multinucleate layer. Which is developed by endomitosis, and its main function is to provide nutrition to the cells of microsporangia. Clear ये point? Understood? चलो, thank you.